हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पहले मैं आपको 8 मॉक टेस्ट करवा चुका हूँ 30 प्रश्नों के, जिनमें 30 प्रश्न होते हैं और उनके साथ में उनके आंसर देता हूँ, विश्लेषण करता हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप जाइए और वहां पर उनको करिए। साथ ही साथ अगर कोई भी चैनल को पहली बार देख रहा हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि उसको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का जो विकास होता है वो क्या कहलाता है? विकरणीय विकास के सिद्धांत कहलाता है, विकेंद्रित विकास के सिद्धांत को कहलाता है, मध्य भाग विकास के सिद्धांत को कहलाता है, या सोपानिकीय विकास के सिद्धांत को कहलाता है? चूंकि ये विकास के जो सिद्धांत है उनमें से एक विकास के सिद्धांत का नियम है, तो ये कहलाता है मध्य भाग विकास के सिद्धांतों से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखिए, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो आपको पता है कि इस समय जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। तो समाज में जो सामाजिकरण की ऐसी संस्था है तो सीधी सी बात है उसमें किसका प्रमुख स्थान होगा? बच्चे का। तो प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, या समूह की अनुरूपता का। देखिए, इस प्रश्न को समझने का मतलब सीधा सा है। आपने देखा होगा कि विद्यालय का एक ड्रेस कोड होता है कि जिसमें जो भी बच्चे हैं जितने भी वो सभी एक ही ड्रेस को पहन के आएंगे। इसी तरीके से कई कई विद्यालयों में क्या होता है, टीचर्स की भी ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म होती है कि आप उसी यूनिफॉर्म में आएंगे। तो इस तरीके से एक यूनिफॉर्म में आना क्या दर्शाता है? तो सीधी सी बात है, ये क्या दिखाता है? समूह की अनुरूपता को दर्शाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के कौन से चरण से प्राप्त की जाती है? आपको पता है कि प्याजे ने संवेदी गामक से, पूर्व परिचालन से, मूर्त परिचालन से, या औपचारिक परिचालन से? प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और संज्ञानात्मक विकास में 4 प्रकार की उनकी अवस्थाओं में उन्होंने विभाजित किया है। इसमें सबसे पहली है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसको संवेदी गामक लिखा है। दूसरी है पूर्व परिचालन अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 0 से लेकर 2 वर्ष तक, ये होती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक, ये होती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक, और ये क्या होती है 11 वर्ष से अधिक तक। अब वो कह रहा है कि किसमें स्थायित्व की भावना प्रकट होती है, मतलब वस्तु स्थायित्व की भावना किस अवस्था में प्रकट होती है? तो वस्तु स्थायित्व की भावना लगभग संवेदी गावक अवस्था के अंत तक प्रकट होने लगती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। किसके संदर्भ में बनाई जाती है? विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, या ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन बी पार्ट सही है, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। कितने महीनों की आयु के बीच? 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, या 30 से 36? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी पार्ट है, 18 से 24। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसने दी है? गेल्टान के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, या टर्मन के द्वारा? देखिए, बुद्धि लब्धि की जो अवधारणा दी है वो किसने दी है? स्टर्न ने दी है। और बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो आपको पता होगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता को अवधारणा से संबंधित माना जाता है द्रव बौद्धिकता से, रवादार बौद्धिकता से, अधिक अभिश्रुत सोच से, या विदित सोच से? तो बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ऑप्शन है विद्युत सोच से। ठीक है। सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है? जिसमें कि अपसारी चिंतन कर पाए। ठीक है, विस्तारित रूप में चिंतन कर पाए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है? ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, या विभक्ति विषय? तो बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा? देखिए, ध्वनि संबंधी बनाया जाता है। ठीक है, कोई भी भाषा हो तो वो ध्वनि संयोजन से संबंधित होती है। एक नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं?
संस्कृति प्रभावित होती है, भाषा निर्धारित होती है, संज्ञानात्मक पक्ष होता है, या सामाजिक भाषाई उद्धृत होता है? तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए भाषा निर्धारित होती है। आप अगर सोचने की प्रक्रिया किसी की भाषा द्वारा प्रभावित हो रही है तो फिर वो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी, भाषा निर्धारित होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। यह उपयोग करता है, वह उपयोग करता है अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, या अनुगामी विधि का? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो अनुगामी विधि का वो अनुसरण करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि दिव्य अक्षर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, या क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी पार्ट सही है, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है? तो सीधी सी बात है, डी पार्ट है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण है। परीक्षाओं के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र जिसको आप रिपोर्ट कार्ड कहते हैं में अकादमिक प्रगति को दर्शाना, या अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है। इसका ऑप्शन लास्ट सही है कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, किसमें करता है बताइए। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, या शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन बी पार्ट सही है, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखिए समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक संतुलन पर, समता एवं समान अवसर पर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण पर, या विश्व बंधुत्व पर? तो सामाजिक जो समावेशी शिक्षा है वो समता एवं समान अवसर पर है, क्योंकि आप जानते हैं समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जिसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों के ही लिए जो शिक्षा का माध्यम हो वो एक जैसा हो। ठीक है, दोनों एक ही शिक्षा के माध्यम से पढ़े। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप ये समझ लीजिए, ये सुपर टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ। ये दिव्यांग अधिकार अधिनियम है, ये कब लागू हुआ। 92 में, 95 में, 99 में, या 16 में? तो ये पारित हुआ है 2016 में। ठीक है, और 13 दिसंबर 2006 से दिव्यांगों के अधिकारों पर उसमें समन्वय को अपनाया गया था और 2016 से इसे लागू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। दूसरा है कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, या विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, या बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है। इसका बी पार्ट सही है कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित होने चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो बाल अधिकार अधिनियम है जो कि 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, वो 6 से लेकर 18 वर्ष, 3 से लेकर 18 वर्ष, 6 से लेकर 14 वर्ष, या 6 से लेकर 22 वर्ष? तो ये तो सभी को पता होगा, 6 से लेकर 18 वर्ष तक के लिए करता है ये दिव्यांग बच्चों के लिए। ठीक है, जबकि निःशुल्क अधिकारों की सुरक्षा, जबकि सामान्य बच्चों के लिए 6 से लेकर 14 वर्ष के लिए। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता से, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण से, या अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से? तो बताइए इसका ऑप्शन डी पार्ट सही है कि अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान,
या समायोजन? तो बताइए इसका ऑप्शन बी पार्ट सही है, संज्ञान बोध। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच या मूर्त सोच? तो बताइए इसका ऑप्शन डी पार्ट सही है, उसको क्या कहते हैं? मूर्त सोच। ठीक है। इसके बाद अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण या त्रुटिहीन अनुदेशन? तो बताइए इसका ऑप्शन क्या है? विभेदी अनुदेशन। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। अधिग्रहण, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता या सामान्यीकरण? तो इसका ऑप्शन जो सही है वो डी पार्ट सही है कि जो प्रतिपालन अधिगम है उसकी एक विशिष्ट चरण है सामान्यीकरण। ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर मैं कह दूं ये सुपर टेट के लिए। जॉब का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं अन्योन्याश्रित, स्वतंत्र, अंतर संबंधित या एकीकृत? तो इसका ऑप्शन सही है कि वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है? अनुकरण का, अवलोकन का, संशोधन का या प्रतिरूपण का? तो इसका ऑप्शन क्या सही है? प्रतिरूपण का। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है, चौकस, सतर्क, निवर्तमान या निरंकुश? तो इसका ऑप्शन बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो वो कैसा करता है? सतर्क, मतलब बी पार्ट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, सृजनात्मक, सौंदर्य बोध, अमूर्त या तार्किक? तो इसका ऑप्शन सही होगा डी पार्ट, मतलब तार्किक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? देखा होगा आपने, कभी कभी बच्चे किसी कार्य को कर रहे हैं और अगर उनको आनंद मिल रहा है तो ऐसे कार्य को क्या कहेंगे? कभी कभी बोर महसूस होते हैं, ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्णयात्मक प्रकार का कार्य या समस्यात्मक प्रकार का कार्य? तो ऐसे कार्य को क्या कहते हैं? ऐसे कार्य को कहते हैं उपभोक्ता प्रकार का कार्य। ठीक है। और इसके बाद आज के सेट का अंतिम प्रश्न है कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है, गतिबोधक, कर्ण कोटर, प्रत्यक्षीकरण या अवलोकन? तो इसका ऑप्शन ए पार्ट सही है, गतिबोधक। ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को पढ़ते रहिए, क्योंकि टेट के लिए तो आप जानते हैं कि टेट में 30 नंबर की बनती है और सुपर टेट में भी 30 नंबर की बनेगी। तो आप देखते रहिए कि जो प्रश्न आपको आते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं उनको आप जानने की कोशिश करते रहिए और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।